को नमस्ते, सभी बंधु भगिनी को नमस्ते। मैं कृष्ण कुमार, राष्ट्रीय सेवा भारती की आपदा प्रबंधन टोली का सदस्य। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप सभी इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि राष्ट्रीय सेवा भारती प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों पर वेबिनार सीरीज का आयोजन पिछले 3-4 महीनों से कर रही है। इस वेबिनार श्रृंखला का यह चौथा एपिसोड है, जिसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री ओमकार ओनियल जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना पूरा परिचय के साथ अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। ओमकार जी, ओवर टू यू। थैंक यू कृष्णा जी। सबको नमस्ते। मेरा नाम ओमकार खरे है। मैं आपदा प्रबंधन, मराठी में हम लोग आपदा प्रबंधन या आपत्ति व्यवस्थापन या आपदा प्रबंधन ऐसा कहते हैं, तो मैं उसी क्षेत्र से गए 10-11 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले महाराष्ट्र शासन में काम करता था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, फिर संयुक्त राष्ट्र के साथ था लगभग 7-8 साल, और अभी एक आपदा प्रबंधन में एक एआई की कंपनी चलाता हूँ। रेजिलियंस एआई हमारे कंपनी का नाम है, उसका डायरेक्टर हूँ। और जो कृष्णा जी जिस डिजास्टर मैनेजमेंट टोली का जिक्र कर रहे थे, वो उसका भी एक सदस्य हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है तापघात, उष्माघात या हीट वेव। तो इसमें इसका हम लोग अभी 3-4 मुद्दों में देखेंगे ये विषय। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, आप सबने देखा तो होगा, अनुभव तो किया होगा जरूर। अभी चल भी रहा है कई महाराष्ट्र, मुंबई में तो हीट वेव का, मुंबई, कोंकण और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हीट वेव का वार्निंग, आईएमडी जो होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हवामान जो डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने एक वार्निंग भी इशू की थी गए हफ्ते में 2 बार। उड़ीसा में भी वार्निंग इशू हुई है, बाकी प्रांतों में अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी मार्च अप्रैल में चालू हो जाती है उष्माघात या ये तापघात का जो वार्निंग आती है, वो आना शुरू हो जाती है। अभी पहले तो इसका हम मतलब समझ लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो आपको दिखे तब मुझे बताइएगा। क्या आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? कोई बताएगा? नहीं, वैसा स्क्रीन नहीं आया। अच्छा, अब आई होगी। हाँ, आ गई। तापघात लिखा हुआ दिख रहा है, हीट वेव। जी 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 जी। अभी इसका मतलब क्या होता है? मैंने ज्यादा शब्द नहीं लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है? गर्मी तो हर साल में कुछ 3 या 4 महीने आते हैं, तब सबको गर्मी होती है। बचपन में स्कूल को छुट्टी होती थी, अभी बच्चों को स्कूल की छुट्टी होती है। लेकिन जो ये हवामान में जो, या क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, जो हो रहा है, इसके कारण जो टेम्परेचर है, जो तापमान होता है, वो ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हमारा जो देश है, भारत देश है, हिंदुस्तान है, ऊपर से कश्मीर के लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग निसर्ग ने अलग अलग सुविधाएं दी हुई है। जैसे कश्मीर में बर्फ होता है, हिमाचल में बर्फ होगा, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ है, बर्फ नहीं होगा लेकिन ठंड होती है। इस तरफ अगर वेस्ट के तरफ, पश्चिम के तरफ आए तो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। जैसे और नीचे आते हैं, दोनों तरफ समंदर है तो गर्मी बढ़ जाती है, कोस्टल एरिया है तो गर्मी बढ़ जाती है। उड़ीसा में तापघात का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लगभग एक 2000 या 1999 साइक्लोन के बाद 2001 में उड़ीसा में एक साल में लगभग 1600 या 1800 मृत्यु हुए थे, सिर्फ एक
हीट वेव सीजन में, सिर्फ कुछ एक 15 से 20 दिन में। तब तो इतनी ज्यादा 26-25 साल पहले की बात करें तब इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होती थी। लेकिन जैसे क्लाइमेट बदल रहा है वैसे ये गर्मी बढ़ती जा रही है, और जितनी ये गर्मी बढ़ती है उसके कारण इंसान के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। अभी गर्मी बढ़ना मतलब क्या, इसका जरा हम अर्थ समझते हैं। जो भारतीय मौसम व विज्ञान विभाग है उनके हिसाब से जो 45 डिग्री के ऊपर प्लेन भाग में, यानी जो पहाड़ नहीं, जो है दिल्ली से लेके नीचे तक जो इंडिया है पूरा, नीचे कन्याकुमारी तक का, कश्मीर कश्मीर नहीं, जो पहाड़ के नीचे तक का, दिल्ली से नीचे जो जहां पहाड़ नहीं है, जो प्लेन जो बोलते हैं, वहां पे अगर 45 डिग्री 45 डिग्री से ऊपर तापमान गया तो हीट वेव, यदि 47 डिग्री 47 डिग्री से ऊपर गया तो उसको हीट वेव कहा जाता है। और एवरेज जो टेम्परेचर होता है, मतलब एवरेज कैसे निकालता है ये जो विभाग है, ये एवरेज ऐसे निकालता है, गए 100 साल का उस महीने का उस दिन का टेम्परेचर देखेंगे। वो टेम्परेचर जब देखेंगे उसमें अगर 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री, और अगर भीषण हीट वेव वो डिक्लेयर करें तो +6.5 डिग्री, अगर ये उससे मतलब एवरेज जो टेम्परेचर है उससे यदि टेम्परेचर 4 डिग्री या 6 डिग्री 6.5 डिग्री ज्यादा हो तब वो हीट वेव कहलाएगा, तब वो तापघात घोषित हो जाएगा। अभी मैं आपको कश्मीर और कन्याकुमारी क्यों बता रहा था, कश्मीर में 30 डिग्री में भी लोग, क्योंकि जो पूरे कश्मीर में कुछ दिन तो टेम्परेचर 0 से भी नीचे जाता है, दल लेक जो है, दल का जो सरोवर है वो जम जाता है, तो वहां पे 30 डिग्री में भी गर्मी हो जाती है। लंदन में 25-27 डिग्री में भी गर्मी, उष्माघात या तापघात घोषित कर देते हैं। तो जो इंसान वहां पे रहता है, जो मनुष्य वहां पे रहता है, उसके हिसाब से टेम्परेचर, उसकी बॉडी उस टेम्परेचर को एडजस्टेड रहती है। तो उस टेम्परेचर से जब टेम्परेचर ये 4.5 डिग्री या 6.5 डिग्री जब ऊपर जाता है तब वो हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। जैसे नीचे देखिए पर्वतीय क्षेत्र में 30 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है तब उसको हीट वेव कहा जाता है। अब इस हीट वेव का परिणाम क्या क्या होता है, इसके पहले कारण देख लेते हैं। कारणों में पहला तो मैंने जैसे कहा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो एक सबसे बड़ा कारण है। ये कुछ दिनों तक रहता है, ऐसा नहीं कि एक दिन आएगा चला जाएगा, ये आएगा तो एक दिन मतलब एक आध दिन बहुत ऊपर चला जाता है, एकदम पीक हो जाता है। कभी कभी मुंबई में एक बार हमने देखा था 48 डिग्री तक गया था, जब मैं ओडिशा में था 52 डिग्री तक एक बार गया था टेम्परेचर। तो जो तापमान होता है उतना ऊपर चला जाता है, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा वो एक एक दिन पीक होता है, लेकिन जो तापघात ओवरऑल उसका जो सिचुएशन होता है वो लगभग 15 दिन 20 दिन वो टेम्परेचर बढ़ा रहता है, कभी कभी 45 दिन तक भी बढ़ा रहता है। इसमें आप में से कई लोग अर्बन एरिया मतलब शहरों में से होंगे और कई लोग गांव में से होंगे। शहरों में जो लोग हैं, शहरों में इसका प्रभाव ज्यादा देखा गया है, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड, ये आप सोचेंगे ये क्या क्या ये नया आइटम लेके आया हूं मैं। ये अर्बन हीट आइलैंड मतलब अर्बन एरिया, जो शहर आपने देखे या अभी जो रूरबन जो बन रहे एरिया, जो नए नए शहर बन रहे, जो पंचायत समिति से ऊपर अभी पंचायत जो काउंसिल्स बनेंगे, ये जो एरियाज है यहाँ पे बिल्डिंग्स की, इमारतों की जो घड़न ऐसी बैठ जाती है कि वो पास पास हो जाते हैं, गलियां छोटी छोटी हो जाती है। शहरों का वही होता है, ज्यादा लोग कम जगह में रहते हैं, भले ऐसे ऊपर बिल्डिंग जैसे मुंबई जैसा है, दिल्ली जैसा शहर हुआ, जहां गांव में एक घर की जगह पे एक के ऊपर एक 60 फ्लोर्स माले बन जाएंगे, फ्लोर्स बन जाएंगे, उसमें उतने लोग रहेंगे। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है वहां गर्मी जो होती है वो ट्रैप होकर रहती है, कॉन्क्रीट में निकलती नहीं है। जंगल में जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां से गर्मी निकल जाती है, वहां गर्मी ठंड थोड़ा कम जाती है, कम हो जाती है। इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे होता है, जैसे लू लगना, हीट वेव जो होता है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है, जो देखा जाता है, बाकी भी बहुत सारे नुकसान है, लेकिन हीट स्ट्रोक, लू लगना, नाक, कभी किसी के नाक में से खून आता है, कोई बेहोश हो जाता है, ये सब जो वीकनेस लगता है, लोगों को पसीना आता है, लोगों को फीवर हो जाता है, बुखार आ जाता है,
टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का। कई ऑर्गन जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कई इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनके मांसपेशियां जो है उस पे इम्पैक्ट होता है, लंग्स पे इम्पैक्ट होता है, हार्ट पे इम्पैक्ट होता है, हार्ट अटैक के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, किडनी पे इम्पैक्ट होता है, ये सारे इम्पैक्ट जो है बढ़ जाते हैं। अभी इसमें मैं थोड़ा विषय थोड़ा इसको अलग से बताना चाहूंगा कि हीट वेव जैसे आपदा प्रबंधन हमने देख रहे, ये अभी चौथा सत्र है, चौथा चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में गुप्ता जी ने, डॉक्टर गुप्ता ने ये कहा था कि आपदा जब होती है, जब कोई किसी की मृत्यु होती है, तो केंद्र शासन के तरफ से सब वो जो जो भी मृत होते हैं उनके परिवार वालों को कुछ निधि मिलती है, कुछ एक 4-4.25 लाख की निधि मिलती है, प्लस सीएम रिलीफ फंड इधर उधर से अलग अलग निधियों से सरकार सहायता के लिए मदद करती है। हीट वेव में ये होता है। अभी हीट वेव समझो, मैं हीट वेव में बाहर घूम रहा हूं, काम कर रहा हूं, और तापमान बढ़ने की वजह से तापघात के कारण मेरी मृत्यु हो गई। जैसे आज ही मैं देख रहा था, इंस्टाग्राम पे किसी ने डाला था, एक दिन में, आज के दिन में दिल्ली में 5 थे, लगभग 12 मृत्यु, उन्होंने 12 लावारिस बॉडीज को उन्होंने अंत्य संस्कार उसका किया था शमशान में ले जाकर। तो एक एनजीओ की ये बात है। तो ऐसे रास्ते में मृत्यु बढ़ जाते हैं इस कारण। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है, ये डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर या सरकारी यंत्रणा ये बता नहीं पाती ये मृत्यु किस कारण हुआ है। जैसे मृत्यु का कारण आएगा हार्ट अटैक से मर गए, या मृत्यु का कारण आएगा फेफड़ों में खराबी होने से मर गए। इसमें ये कारण नहीं आएगा फेफड़ों में खराबी आई ज्यादा तापमान के, क्योंकि 48-42 डिग्री तापमान हुआ इसलिए ये खराब हुए, इसके लिए फेफड़े खराब हुए, या इसलिए हार्ट पे प्रेशर आ गया, ऑक्सीजन बॉडी में का कम हो गया और मृत्यु, ये कारण नहीं आएगा। कारण जो डॉक्टर लिख के देते हैं, हम जब सरकारी डॉक्टरों के साथ जब मैं काम करता था तब वही कारण आता था उनका कि हम इसको हार्ट ट्रबल था। जैसे कोरोना के समय एक शब्द आया था कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी माने कोविड मुझे भी हुआ जो स्वस्थ है इंसान है, और किसी मेरे घर के किसी बुजुर्ग को भी हुआ जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको रिस्क ज्यादा है। तो ऐसे दो लोग, यदि एक स्वस्थ है एक कोई स्वस्थ नहीं है, उनके हार्ट में या फेफड़ों में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, ऐसे लोग अगर दो इंसान अगर चल रहे, एक ही किस्म का काम कर रहे, तो जो स्वस्थ है उसको कुछ नहीं होगा, और जिसके हृदय में, जिसके फेफड़ों में, जिसके किडनी में, जिसके लिवर में कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। तो ये लिख के देना कि ये मृत्यु, ये फलाना फलाना मृत्यु तापघात के कारण ही हुआ है, ये कहना योग्य नहीं रहता, तो डॉक्टर लिख के नहीं देते। इसका परिणाम किस पर होता है? अपने किसान भाइयों पर होता है, जो लोग हमेशा खेतों में काम करते रहते हैं। अपने मजदूर जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो रास्ते बनाने का काम करते हैं, जो मनरेगा के लेबर का काम करते हैं, इन लोगों पे सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इनमें अगर मृत्यु भी हो गया, ना इनके पास इंश्योरेंस होता है, ना लाइफ इंश्योरेंस, ना इनके पास वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है कि हीट स्ट्रोक समझो हो गया। हीट स्ट्रोक माने बुखार आ जाता है, आदमी वीकनेस में चला जाता है, वो घर पे जाके लेट जाता है, सो जाता है, ये सब होने के कारण उसका वेतन नहीं मिलेगा, तो वो भी इंश्योरेंस नहीं होता। सबसे ज्यादा इनका नुकसान होता है। और मृत्यु का दर जो है, ये इस सीजन में अगर आप देखेंगे, लावारिस मृत्युओं का दर गर्मी के उष्मा महीने में, मतलब अभी मार्च से, पहली बार मार्च में इतनी जल्दी हीटवेव चालू हो गई है। अप्रैल से लेकर मिड जून तक, मतलब 15 जून तारीख तक, लगभग जो लावारिस मृत्यु जो रास्ते पर होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या क्या करते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ जो भी स्वयंसेवक आए हैं, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो हम थोड़ा आज आगे चर्चा करेंगे। कैसे संभले, मैंने बेसिक पॉइंट डाले। पहले तो आप खुद को, आपको संभलना है, क्योंकि हीट वेव, ये उष्माघात, तापघात सब जगह पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पहले अपने को, स्वयं को और अपने परिवारों को आप निश्चिंत करो, उनको बताओ क्या क्या करना है, उसके बाद फिर बाहर लोगों को बताओ। तो पहले ये अपने लिए क्या है, बिल्कुल हल्के कपड़े, साधारण हल्के रंग के और हल्के कपड़े, एकदम जैसे कॉटन के कपड़े पहने। जेब में प्याज रखे, हमारे नागपुर में अभी भी
मफलर पहनेंगे, उसमें प्याज रखेंगे, जेब में प्याज रखेंगे, उससे थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है। मेडिकली वो एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो उसका पड़ता है। शरबत पीना, शरबत में ज्यादा चीनी वाला शरबत नहीं पीना, सब्जा के बीज खाना, फलों का रस पीना, आंवला का जूस, बेल का जूस, ओआरएस पाउडर, ये सब जो डॉक्टर से, जो ओआरएस भी कौन सा, जो मेडिकल ओआरएस आता है वही पीना है। जो ब्रांडेड ओआरएस आता है आजकल फ्लेवर वाला, वो नहीं लेना, वो महंगा भी होता है और उसमें चीनी ज्यादा होती है। वो वाला ओआरएस नहीं, जो व्हाइट कलर का पैकेट जिसपे ब्लू कलर का लाइन होता है, वो वाला जो मेडिकल या अपना जो प्रशासन के है, स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है, वो ओआरएस जब आप लेके पियोगे, वो ओआरएस अच्छा रहेगा। वो योग्य ओआरएस है, बच्चों को तो पिलाना ही पिलाना है। फिर सात्विक भोजन, बिल्कुल हल्का भोजन बिना मसाले का। हरी मिर्ची खाई जा सकती है, लाल मसाला कम से कम खाया जाए, मिर्च कम से कम खाई जाए। सात्विक सादा भोजन, दाल चावल रोटी सब कुछ खाया जाए। मसालेदार भोजन ना करे, मद्यपान ना करे। आजकल कोई कुछ वर्ग के लोग ये भी कहते हैं नहीं, बियर पी जाए, उष्मा ताप बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो बियर पी जाए। डॉक्टर इसको सख्त मना करते हैं, तो वह सब नहीं करना है। कोई किसी और को भी बोलना है, अभी यहाँ के लोग तो शायद मद्यपान नहीं करेंगे, लेकिन बाहर के लोगों को भी बोलना है कि मद्यपान से आपको नुकसान होगा। और ये डॉक्टर्स का यही कहना है कि बियर पीने से, उष्माघात से आप बच नहीं सकते, आपको ज्यादा उससे अगले दिन उससे प्रॉब्लम होगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगा। तो डॉक्टर जो कहता है वही मैंने इस स्लाइड पे डाला है। मेरे यूनाइटेड नेशंस वाले स्लाइड थे, उनको मैंने सबको हिंदी में ट्रांसलेट किया, इसके लिए ये काफी सादे बन गए, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो ये सारा जो भी कंटेंट है, जो हमारे डॉक्टर्स हुआ करते थे हमारे टीम में, उनके द्वारा ये पूरा निर्देशित किया गया कंटेंट है। अभी खुद समझने के बाद आप बाकी लोगों के साथ कैसे, उनको क्या मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि आप भी समाज में काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, काफी लोगों के साथ बातचीत करते हैं, वो कैसे करेंगे वो थोड़ा आप देखते हैं। अभी प्रतिकार, जैसे अभी वार्निंग आ गई, मौसम विभाग से वार्निंग आ गई कि आज कल परसों उष्माघात या तापघात होने वाला है। अभी क्या करना है, ऊपर का आपने देख लिया, खुद को क्या करना है। अभी जब जो आप संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई जगह पे सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलके आपको क्या क्या किया जा सकता है, ये आप एक तो उनको पहले देखिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का क्या काम है, वो लोग क्या क्या गाइडलाइंस उनको मिली हुई है। उसमें अगर वो कोई आपसे सहायता मांगते तो आपको सीधे निजी तौर पे वो सहायता उनको उपलब्ध, क्योंकि उनको वॉलेंटियर्स लगते, स्वयं सेवक उनको लगते हैं। इसकी जो जोखिम है, जो स्वास्थ्य की जोखिम है, वो कम से कम होनी चाहिए। इसके लिए उनके पास एसओपीज आती है केंद्र शासन से, सारे हेल्थ सेंटर्स के पास, जो स्वास्थ्य केंद्र है या जो अस्पताल है सरकारी, उनके पास पूरी एसओपी आती है। उसमें एसओपीज में स्वयं सेवकों का रोल क्या है, ये अगर आप जाके पूछेंगे वो लोग भी आपको बताएंगे। जैसे कभी बता सकते हैं कि अच्छा आप लोग सेवा भारती से आए हो, तो आप इस फलाना नुक्कड़ पर प्याऊ बिठा दो, ऐसा बोला जा सकता है। मैंने एग्जांपल दिया, मैंने नहीं बोला कि यही बोलेंगे, प्याऊ बिठा दो। आप ये करो कि यहाँ लोग जमा होते हैं, लोगों का जमावड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे दिन का आपको मिट्टी के बर्तन में आपको हर दिन 50-60 लीटर पानी आपको उपलब्ध कराना है। तो ये एक एग्जाम्पल, एक ऐसा टाइप का काम वो आपको करने के लिए आह्वान कर सकते हैं। चेतावनी जो आती है, आईएमडी से जो चेतावनी आती है, अब ये होता है कई बार चेतावनी व्हाट्सएप पे आती है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे बने हुए हैं, वहां पे भी हम लोग डालते हैं, वहां पे डालने के बाद कई अन्य जगहों पर भी डालते हैं, आपके दूसरे ग्रुप्स होंगे वहां पर भी डालते हैं वहां से। लेकिन वो जो चेतावनी जो आईएमडी की आती है, अगर किसी ने देखी होगी, काफी कम जनसामान्य लोगों को वो समझ में आती है। उसमें वो हरा रंग होगा, फिर नारंगी रंग होगा, फिर लाल रंग होगा। लाल मतलब कुछ डेंजरस, इतना जरूर समझ में आता है, लेकिन करे क्या ये समझ में नहीं आता। जैसे अगर कल का टेम्परेचर मुंबई में दिया होगा, कल 35 डिग्री टेम्परेचर है और अभी मार्च के लिए भाई ये हीट वेव है, तो ये अपने को, अभी हम इस क्षेत्र में तो हमको समझ में आएगी, लेकिन तो शायद मेरे घर वालों को भी ठीक से समझ में नहीं आएगी जब तक मैं उनको बताऊंगा नहीं। तो हीट वेव है, इसका मतलब ये कि आपको घर से निकलना नहीं है, आपको घर पे बैठना है। स्कूल से गाइडलाइन आ जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं तो बच्चों को भी घर पे बैठाना है।
ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना, मटके का पानी पीना। फ्रिज का पानी पीने से भी तापघात की संभावना, जो हीट स्ट्रोक होता है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो मटके का पानी पीना है, सादा भोजन करना है, या आपको घर पे रहना है। ये ये मैसेज उन तक काफी लोगों तक पहुंचता नहीं। तो ये चेतावनी पहुंचाने के लिए भी यदि हम लोग कार्य कर सके, काम कर सके, तो भी काफी मदद काफी लोगों की हो पाएगी। स्वास्थ्य, जल, बिजली, आपदा प्रबंधन विभाग, ये सारे जो विभाग है, ये विभागों पे ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा तान। स्वास्थ्य, क्योंकि पहले तो स्वास्थ्य खराब होता है, दूसरा जो होता है जल पहुंचाना, जल कम होने लगता है इस सीजन में। अभी तो नहीं, मार्च अप्रैल में नहीं, लेकिन मई में ड्रॉट का, जो सूखे का भी रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो वो जो रिस्क है, वो तो पानी नहीं मिलेगा तो उष्माघात की मृत्यु भी बढ़ेगी। तो इन पे ये होता है। बिजली विभाग, बिजली ज्यादातर लगभग प्रतिशत, परसेंटेज में या प्रतिशत मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बिजली आज भी भारत देश में हमारे डैम से बन रही है, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से बन रही है। तो वो जब हो रहा है, तब पानी जब कम हो जाता है तो बिजली बंद। तो लोड शेडिंग भी आपने देखा होगा, कई लोगों ने, लोड शेडिंग हमेशा गर्मी में ही होता है, इन्हीं महीनों में होता है, जब पानी की कमतरता होती है और टेम्परेचर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं महीनों में हम लोग टेम्परेचर, पानी की, बिजली विभाग से बिजली कटौती करते हैं। और आपदा प्रबंधन विभाग क्यों? क्योंकि जैसे ओडिशा में आपदा प्रबंधन का बहुत सुंदर नियोजन हुआ करता था। वहां पे क्या करते थे हम लोग, ना, अगर हीट वेव आ गई, 15 दिन का IMD का वार्निंग आ, सरकारी दफ्तर के टाइमिंग भी होते सुबह 7 से लेके दोपहर 1 बजे तक, लंच में सब लोग घर चले जाओ। स्कूल्स के टाइमिंग भी चेंज, सुबह 7 से लेके 10 बजे तक। ओडिशा में जो ओडिशा के भाई बंधु होंगे, तो उनको पता है ओडिशा में सुबह 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे सूरज आ जाता है। तो सुबह सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल आ जाएंगे, 9:30 10 बजे वापस घर चले जाएंगे। तो इससे जो रिस्क है, मनरेगा का जो ओडिशा में ये होता था, काम होता था, वो 2 शिफ्ट में होता था, सुबह 6 से 10, शाम को 4 से 7। ऐसे पूरे, तो दोपहर का जो तापमान जिसमें सबसे ज्यादा होगा, ऐसे समय पे काम पूरा बंद रहता। तो ये जो है, ये करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग कार्यरत करता है। उनके पास SOP आ जाती है, उनके पास स्वयं सेवकों को भी क्या करना है इसकी SOP आती है। तो वो आप उनके साथ जुड़ सकते हो, उनके साथ यदि काम करना होगा तो कर सकते हो, या उनके बिना भी आप अपने लोकल लेवल पे काम कर सकते हो। यदि कोई ग्राम पंचायत के साथ मिलके या वार्ड ऑफिसर के साथ मिलके आप लोग अपना कार्य कर सकते हो। अभी इसमें कुछ कुछ क्षेत्र जो होते हैं जहां पे जोखिम बहुत ज्यादा होती है हीट की, उनकी पहचान होनी चाहिए पहले से। ये शासन का काम है, लेकिन शासन का हो जाता है, काम होने के बाद भी कभी कभी लोगों को पता नहीं होता। जैसे मैदान में नहीं जाना है, जब वो गर्मी बहुत ज्यादा, दोपहर के 12 बजे मैदान में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं अभी समाज में, वो लोग जाएंगे, उनको रोकना। कुछ पहाड़ के ऊपर, पहाड़ नहीं, जो गाँव में छोटे से टीले होते हैं, टीलों के ऊपर चढ़ना, ये सब अपने को नहीं करना है, और कोई कर रहा होगा तो उसको रोकना है। जैसे ओडिशा का एक उदाहरण दूंगा, ये थोड़ा हटके है, हीट वेव का नहीं है। साइक्लोन में 0 मॉर्टेलिटी ओडिशा स्टेट ने अचीव की है। 0 मॉर्टेलिटी मतलब कोई, किसी का भी मृत्यु, साइक्लोन आने के बाद किसी का भी मृत्यु नहीं होगा। अभी ये अचीव करने के बाद भी, अभी जो एक आखिरी साइक्लोन, जब हम लोग थे उधर, एक साइक्लोन आया था, कुछ मैं भूल गया उसका नाम, 2022 या 21 में, कोविड चल रहा था तब वो साइक्लोन आया था। उसमें 4 या 5 मृत्यु हुए। तो पूछा, मैं बैठा था सेक्रेटरी सर के साथ, उनके साथ बैठ के सर ने पूछा ये क्या हुआ, तो फील्ड से रिपोर्ट आए, 3 मृत्यु। एक आदमी साइक्लोन के टाइम साइकिल लेके बाहर निकला, एक आदमी साइक्लोन आ रहा है उसके टाइम बिजली के खंभे पे चढ़ गया। अभी ऐसे अगर आप करोगे तो सरकार कितना भी प्रबंध करे तो भी मरेगा आदमी। बिजली के खंभे पे अगर बारिश हो रही है, नीचे से पानी भर रहा है, बिजली के खंभे पे चढ़ोगे, बिजली बंद है, लेकिन वो खंभा गिर के या खंभे पे पेड़ गिर के वो मर गया था, ऐसा हुआ था। एक साइकिल पे निकला था, वो बह गया पानी में। तो ऐसे जब लोग करते हैं, ये अभी सरकार में भी कितने, जैसे मैंने अभी किसी NDRF के सर को देखा यहाँ पे, वो लोग भी होते हैं, वो लोग भी अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं लोगों को बचाने, हम जैसे लोगों को बचाने आते हैं। लेकिन वो लोग कितने लोगों को बचाएंगे, या पुलिस जब जाएगी कितने लोगों को बचाए?
तो उसमें अगर आपको अपनी जान जोखिम में बिना डाले किसी को आप बचा पाओ, कि कोई दिख रहा है कि जा रहा है बच्चा धूप के समय में, कोई जवान आदमी धूप पे जा रहा है, उसको बोला भाई घर पे बैठो, सरकार ने तुमको गाइडलाइन दी है, सबको बोला अंदर तुम अंदर बैठो, उसको समझा बुझा के थोड़ा ये जो एक सपोर्टिव रोल है सरकार को, वो हम लोग प्ले कर सकते हैं। आपातकालीन पर्याय उपाय ये जो है, ये स्वास्थ्य के हिसाब से और आपातकाल मतलब दो विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम है, जो स्टेट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, ये उपाय जारी करते हैं। ये उपाय का फिर से वही है, ये उपाय जब आते हैं अपने को मिल जाएंगे, अपने से लोगों को उस उपाय का लाभ लेने के लिए हमको प्रवृत्त करना है, उनको थोड़ा बताना है कि इसको ये ऐसे करना है, ये गाइडलाइन है, ये सब है। इसमें अभी क्या क्या होता है, एक तो है स्वास्थ्य केंद्र में अलर्ट इशू हो जाते हैं, वो लोग फिर से देखते नहीं, उनको वो लोगों को बताना स्वास्थ्य केंद्र से, जब जो भी ग्राम पंचायत में है या जो भी रूरल अर्बन एरिया में जो स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े उनको पता होगा, वो बाहर एक बोर्ड पे चौक से लिख देंगे। वो लोग भी एसएमएस, जैसे आशाताई हुए वो सब हुए, वो लोग एसएमएस के द्वारा अपने लोगों को बताएंगे, लेकिन ये और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने में आपकी सहायता होगी। फिर हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, ये सब जिनको हो रहा है उनको क्या क्या उपाय, घरेलू उपाय, जैसे जो ही आपके लिए घर पे बोले, भाई जो सत्तू का शरबत हुआ, जो जो अपने हिसाब से अपने अपने एरिया में, जैसे महाराष्ट्र में यदि कोंकण में रहेंगे तो कोकम का शरबत पियेंगे, ओडिशा में रहेंगे तो बेल का शरबत पियेंगे, कहीं बिहार यूपी साइड रहेंगे तो सत्तू का शरबत पियेंगे। जो आपका लोकली ट्रेडिशनली चला आ रहा है वही आप कीजिए, कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ आपको खर्चा नहीं करना है। और यदि हो सके कुछ खर्चा अगर करना चाहेगा कोई, तो बेस्ट स्वास्थ्य केंद्र से ओआरएस लेके आके घर में सब लोग ओआरएस पिए, तो जो भी हीट का जो तापमान का जो प्रॉब्लम होगा वो आपको नहीं होगा, उससे आपकी बॉडी में नुकसान नहीं होगा। एम्बुलेंस उपलब्ध करके देना, हीट वेव के बाद कभी कभी हीट वेव का बहुत चक्कर आके इंसान गिर जाए, इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाके सलाइन लगाना पड़ता है। एम्बुलेंस अभी सब जगह पे उपलब्ध होगी नहीं होगी, लेकिन कुछ वो जो वाहन का जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग मदद कर सकते हो। फिर उड़ीसा जैसे जगहों पे या फिर कुछ जगहों पे, मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में हीट शेल्टर, कूलिंग शेल्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो सिटी अर्बन गवर्नमेंट की तरफ से, जो यूएलबीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, उनके तरफ से डेजिग्नेटेड शेल्टर्स देते हैं, जिसमें ठंडा करने के कूलर लगाए रहते हैं, सीलिंग के ऊपर कूल रूफ होता है, उसको एक कूल रूफ, एक विशिष्ट प्रकार का पेंट होता है, वो पेंट दिया होता है, वहां पे पानी ओआरएस सब कुछ उपलब्ध होता है। तो ये भी जो बेघर लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो अस्पताल में भर्ती होने लायक नहीं है लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो रहा है, जिनके घर में कोई कोई लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में 20x10 की रूम है उनकी, उसमें 7-8 लोग अगर रहते तो उसी में वो लोग अंदर रह के ही उनको कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए उनको निकाल के सरकार के शेल्टर्स में रख दीजिए। वहां जाने के लिए आप स्वयं सेवक जो है वो बता सकते हो, आप उनको भेज सकते हो, भेज के उनको आगे आप सरकार से लिंक करा के, वो तो उनका थोड़ा उनको सहायता मिलेगी। क्षेत्रीय स्तर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, कि सोशल मीडिया मैसेज हुआ, ये सब हुआ, आपके ग्रुप्स होंगे काफी सारे, वो ग्रुप्स में आप देख सकते हैं, ग्रुप्स में कैसे आपको अलग, जैसे अभी जो 2-3 ग्रुप्स हमारे, उस ग्रुप्स में एनडीए में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीट वेव के लिए 3-4 हिंदी में वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो वीडियोस में फॉरवर्ड करूंगा, आप लोगों को फॉरवर्ड करके रख सकते हैं। वो हीट वेव की आईएमडी वार्निंग है, उसकी लिंक फॉरवर्ड करूंगा, आप लोग देखते अपने अपने क्षेत्र के लिए देख के उसको आप फॉरवर्ड अपने लोगों को कर सकते हैं। इसके बाद जो कार्य का समय है वो बदलना, ये जो है ये सारे राज्यों में अभी हो नहीं रहा है, जैसे उड़ीसा में तो बिल्कुल हो रहा है, बाकी कलकत्ता में भी कुछ हद तक हो रहा है, मतलब पश्चिम बंगाल में, सारी जगहों पे ये अभी हो नहीं रहा है। तो जहां भी आप इस पे सरकार के साथ काम कर रहे हैं, या जो निजी संस्थाएं होंगी, निजी अस्पताल होंगे, निजी
एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी जहां लोग नौकरी करते हैं, कुछ कुछ लोग आपके बाप में से उनमें, तो वहां आप बता सकते हो कि ये ऐसे चेंजेस अगर हम कर पाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी माने गर्मी में काम करने का मन नहीं करता, बहुत जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, आप हम सब ने देखा होगा कि थक जाते हैं हम, ज्यादा थकान के कारण ब्रेक लेने का ज्यादा मन करता है। तो ये हमारे अगर फिर भी लेकिन काम तो करते हैं हम लोग, तो काम करने की स्पीड कम हो जाता है, काम करने का उत्साह कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी बरकरार रखने के लिए यदि आपने सुबह जल्दी काम शुरू किया, 6-7 बजे काम शुरू किया, 10-11 बजे बंद कर दिया, घर पे चले गए या वही ऑफिस में ब्रेक लेके सो गए, कुछ विश्राम किया, उसके बाद वापस शाम को 4 से 7 या 4 से 8 वापस काम किया, तो 8 घंटे जो है ऐसे ऐसे आप 2 सत्र में यदि कर पाए तो प्रोडक्टिविटी जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। आपके सारे जो भी हम लोग सभी लोग जो काम, जो भले आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो, भले आप पेपर वर्क करते हो, लेकिन उस गर्मी में भी जो आप काम करते हो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो वो बढ़ाने के लिए कार्यालय का समय जो है वो बदलना बहुत आवश्यक है। पूरे देश में ये करने के लिए कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है वो, क्योंकि सब जगह लोकल डिसीजन होना चाहिए, सब जगह पे हीट वेव अलग अलग दिन आता है, लेकिन वैसी पॉलिसी अभी है नहीं। इसके बाद जो छायादार जगह पर विश्राम करने के लिए, जैसे कूलिंग शेल्टर्स ऊपर बताए, कूलिंग शेल्टर्स बनाने में भी खर्चा आता है, सब होता है, लेकिन छायादार जगह जो होती है पेड़ के नीचे या ऐसे ग्राम पंचायत में चावड़ी जो होती है, ऐसे कई जगहों पे आप लोग आपका लोकल लेवल पे, लोकल स्तर पे कूलिंग कूल शेल्टर्स, जो सेफ शेल्टर्स होंगे, ऐसे शेल्टर्स बना सकते हो। पेड़ के नीचे बैठने से भी काफी फर्क पड़ता है। हीट वेव में भले भले ही लू चल रही हो, अगर कुछ ना हो एकदम ही घर पे भी ठीक टेम्परेचर बढ़ गया हो, कुछ नहीं मिल रहा है, तो बड़े वृक्ष के नीचे बैठने से, पानी पीने से, ओआरएस पीने से भी काफी फर्क पड़ेगा। अभी एक और चीज अभी ये चल रहा है तो मैं बताऊंगा, अभी हम लोग एआई के साथ माध्यम से भी आपदा प्रबंधन के असेसमेंट करते हैं। एक होता है हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, तो हीट के असेसमेंट में ये तो हमारा जो एआई मॉडल है जो हमने तैयार किया है, उसमें ये हमको पता चल रहा है कि हर इमारत के अंदर का टेम्परेचर अलग होता है। वो हम देख रहे थे झुग्गी झोपड़ी का, बिल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का अभी तक वो टेक्नोलॉजी आया नहीं है, लेकिन बाहर से देख के पता चल रहा है सैटेलाइट के द्वारा कि किस झुग्गी में कितना टेम्परेचर है। तो दिल्ली में एक जगह है विवेकानंद कैंप, अगर कोई दिल्ली से होगा तो उनको पता होगा, विवेकानंद कैंप नाम का एक स्लम इलाका है, वहां पे टेम्परेचर ये देखा गया कि बाहर हीट वेव घोषित है, मतलब लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर था, 42-43 डिग्री, लेकिन उस झुग्गी के अंदर टेम्परेचर जो दिख रहा था वो, क्योंकि झुग्गी के अंदर के गैस चलेगा, अभी क्योंकि गर्मी है, सरकार ने बोला भाई सब अंदर हो, तो वो 10 बाय 10 के घर में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, गैस चल रहा है, वो लोग ब्रीथ कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो उस झुग्गी के अंदर का टेम्परेचर 42+6 डिग्री था, मतलब वो लगभग 5 से 6 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर था। 47 डिग्री उस जो 47-48 डिग्री उस झुग्गी का टेम्परेचर, एक नहीं है, वो पूरे एरिया में टेम्परेचर बढ़ चुका था। जहां लोग ज्यादा थे वहां और टेम्परेचर 0.2-0.3 डिग्री थोड़ा थोड़ा ज्यादा था। हमने एआई के माध्यम से सैटेलाइट से भी देखा और उनके हर झुग्गी में जाके थर्मामीटर लगा के भी टेस्ट किया, तब पता चला कि झुग्गी के अंदर का टेम्परेचर तो और ज्यादा है। तो ऐसे टाइम में उसको बाहर निकाल किसी पेड़ के नीचे भी बिठाया जाए या किसी हवादार जगह पे बिठाया जाए तो उनके लिए और बेहतर रहेगा, क्योंकि अंदर वो गर्मी से और बेचैन होंगे। तो ये सब काम करने के लिए जो स्वयं सेवक है, जो समाज में आप लोग जो है थोड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये लोग आप थोड़ा ये कर सकते हो। हाँ, ये लास्ट ही स्लाइड थी बस। और एक और चीज कहनी थी, कपड़े कैसे पहनने, लाइट क्लोथ्स तो मैंने बोला लाइट कलर के, लेकिन बाह पूरी होनी चाहिए, पूरे आप कवर होने चाहिए, जितना आप कवर करके रख सकते हो। राजस्थान के लोग देखे आपने, पूरा कवर करके रहते हैं। अरब में लोग कैसे रहते, पूरा कवर करके रहते हैं। उस अभी तब पुराने जमाने में अरब में उस तरीके का टेम्परेचर था, अभी वो टाइप का टेम्परेचर, हवामान में बदल हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके वजह से वो टेम्परेचर
भारत में भी आ गया है। तो अपने को भी वैसे पूरे लंबे लंबे कपड़े, लंबे बाह के, फुल शर्ट फुल पैंट, सर कवर करके, ऐसे जब आप रहेंगे तभी आपको हीट का नुकसान कम से कम होगा। तो वो एक लास्ट चीज रह गई थी। कृष्णा जी आप लीजिए। अब उपस्थित सज्जनों से मेरा अनुरोध होगा कि ये बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो बस 5-10 मिनट और हम लोग समय देंगे, 15 मिनट समय और है, हम लोग 10 मिनट और प्रश्न के लिए रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो वो पूछने की कृपा करें और प्रश्न पूछने के बाद अपना माइक जरूर ऑन ऑफ कर दें। धन्यवाद। लगता है किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है। सभी लोगों को इस वेबिनार में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वेबिनार हम लोग अप्रैल महीने में फिर जो एक साथ एकत्रित होंगे और उस समय कुछ ज्वलंत बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।